देखो बच्चों, यह हिल रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, प्रकाश अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया दोनों थोड़ा सा कठिन होता है। इसके प्रोडक्ट जो है का नाम जो है बड़ा होता है, याद करना तो पड़ेगा ही। दूसरा है अप्रकाशिक अभिक्रिया या केल्विन साइकिल या ब्लैकमैन रिएक्शन। इस अभिक्रिया की खोज ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसे ब्लैकमैन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। इसे कई नामों से भी जाना जाता है, इसलिए इसे यह अभिक्रिया क्या है, हरित लवक के स्ट्रोमा में संपन्न होती है। इस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन से कार्बोहाइड्रेट बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, मुख्य प्रोडक्ट होता है। उसके अपचयन से क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। यह क्रिया निम्नलिखित चरणों में पूरी होती है। पहला है CO2 के 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु कोशिकाओं में उपस्थित रेबुलोज बाइफास्फेट RUBP या RDP भी दिया है, लेकिन RUBP राइबुलोज 1,6 बाइफास्फेट कहते हैं इसको, से संयोग करके 12 अणु फास्फोगिल्सरिक अम्ल PGA फास्फोगिल्सरिक एसिड बनाते हैं। सूत्र दिया 6CO2 प्लस RUBP क्या बनता है, या RDP उसी को कहते हैं, क्या बनता है 12 PGA फास्फोगिल्सरिक एसिड बनता है, 12 अणु फास्फोगिल्सरिक अम्ल बनता है। दूसरा फास्फोगिल्सरिक अम्ल NADPH2 निकोटिनेमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन फास्फेट, ठीक ना, से हाइड्रोजन प्राप्त करके फास्फोगिल्सरल्डिहाइड PgAl में परिवर्तित हो जाता है तथा NADP पुनः प्रकाश अभिक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन आयनों को ग्रहण करने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। PGA फास्फोगिल्सरिक एसिड प्लस NADPH2 क्या बनता है, PgAl फास्फोगिल्सरिक एसिड प्लस NADP बनता है। तीसरा स्टेप क्या है, फास्फोगिल्सरल्डिहाइड अणुओं में 10 अणु पुनः RDP या RUBP में बदल जाते हैं तथा शेष 2 अणु हेक्सोज शर्करा यानी 6 कार्बन वाले ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। 6CO2 प्लस 12 ATP प्लस 12 NADPH2 क्या बनता है, C6H12O6 प्लस 12 ATP प्लस 12 NADP प्लस 6H2O। इस संपूर्ण चक्र को केल्विन चक्र कहते हैं। यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण का जो अंतिम उत्पाद होता है, इसमें पहला है CO2 तथा जल के संयोग से ग्लूकोज बनता है। कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज से मंड स्टार्च का निर्माण होता है। यह मंड पौधों में संचित कर लिया जाता है। दूसरा है ऑक्सीजन मुक्त होती है, जो वायुमंडल में मुक्त होती है और सभी जीवों के श्वसन में काम आती है। तो इस तरह से 2 स्टेप होते हैं प्रकाश संश्लेषण जो होता है। उसमें पहला दिन में जो होता है उसको प्रकाशिक अभिक्रिया या हिल रिएक्शन कहते हैं, और रात में जो होती है उसको क्या कहते हैं, डार्क रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। इसमें कई प्रयोग दिया गया है। उसके बाद से जब क्लास खुलेगा तो उस समय क्या होगा, सब कुछ बता दिया जाएगा। उसके बाद है इधर पादपों में जल का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट। पौधों में पानी किस प्रकार से ऊपर कोशिकाओं तक यानी जड़ों से पत्तियों तक किस प्रकार से फूड का क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। यहाँ पे दिया देखिए, पादपों में जल का परिवहन। पादपों में जल का परिवहन इनकी 2 पदों में पूरा होता है। पहला मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण, दूसरा जड़ से पानी का संवहन। जड़ से पानी खींचना और मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण। तो इसमें पहला है मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण। क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स हेयर। भूमि में जल का अवशोषण मूल रोमों द्वारा होता है। मूल रोम मृदा कणों के बीच में पाए जाते हैं। प्रत्येक मूल रोम के मध्य एक बड़ी रिक्तिका होती है
जिसे कोशिका रस में खनिज लवण, शर्कराएं तथा कार्बनिक अम्ल घुले रहते हैं। भूमि के जल की सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से कम होती है, अर्थात कोशिका रस का परासरण दाब भूमि के जल के परासरण दाब से अधिक होता है। जल अधिक परासरण दाब के कारण अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर मूलरोम में प्रवेश करता है। यानी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर ब्लड का क्या होता है, जल का क्या होता है, बहाव होता है। दूसरा है जड़ में पानी का संवहन, सर कंडक्शन ऑफ वाटर इन रूट्स। जैसे जैसे जल मूलरोम में प्रवेश करता है, इसका स्फीति दाब, टर्जिट प्रेशर क्या होता है, बढ़ता जाता है। यह दाब जल को कार्टेक्स की कोशिकाओं में पहुंचाता है। जल एकत्रित होने से कार्टेक्स की कोशिकाएं पूर्णतः स्फीत हो जाती हैं, फूल जाती हैं और इनकी लचीली भित्तियां कोशिकाओं के अंतर्द्रव्य पर दबाव डालती हैं, जिससे जल क्या होता है, जिससे जल जाइलम वेसल्स में चला जाता है। जल के जाइलम वेसल्स में पहुंचने पर कार्टेक्स कोशिकाएं पिचक जाती हैं। ये कोशिकाएं जल प्राप्त करके पुनः स्फीत हो जाती हैं और जल को जाइलम वेसल्स में धकेल देती हैं। इस प्रकार कार्टेक्स कोशिकाएं पंप के समान कार्य करके पानी को लगातार जाइलम वेसल्स में धकेलती रहती हैं और इससे कोशिकाओं में एक प्रकार का दाब उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण जल एंडोडर्मिस की मार्ग कोशिकाओं पैसेज सेल्स से होकर के जाइलम वेसल्स में पहुंचता है और तने के कुछ ऊपर तक चढ़ता जाता है। इस दाब को मूल दाब, रूट प्रेशर कहते हैं। कहने का मतलब जब ट्रांसपिरेशन होता है, यानी दिन के समय में वाष्पीकरण होता है, तो वाष्पीकरण होने के कारण से क्या होता है, पानी जो है ऊपर की ओर उड़ता जाता है और नीचे से कोशिकाओं में, जड़ों की कोशिकाओं में एक प्रकार का बल प्रेरित होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसको कहते हैं, जिसमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। एक बल कार्य करता है और वह क्या करता है, पानी को ऊपर की ओर खींचता है, पुल करता है, ट्रांसपिरेशन होता रहता है, जिससे पानी लगातार क्या होता है, धीरे धीरे ऊपर की ओर कोशिकाओं में क्या होता है, जाइलम से होकर के और ऊपर की ओर पौधे की कोशिकाओं में क्या होता है, पहुंचता रहता है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों दिखाया गया है, ये प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, ये है फ्लोएम, पथ कोशिका, पैसेज सेल्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, कार्टेक्स, एपिब्लेमा, मूलरोम सब दिया है, ठीक ना। तो यहाँ से क्या हो रहा है, जल क्या है, पानी, इधर क्या है, मिट्टी में ये जड़ें हैं, पानी और खनिज को क्या कर रही है, धीरे धीरे अवशोषित कर रही है। तो अवशोषण के कारण, ट्रांसपिरेशन के कारण, वाष्पोत्सर्जन के कारण क्या होता है, अधिक जल के ऊपर उड़ जाने से क्या होता है, उनका जगह, उनकी कोशिकाओं में पानी के लिए जगह खाली हो जाता है और यहाँ पर क्या होता है, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक एनर्जी जो है कार्य करती है, एक प्रकार का बल लगता है जो क्या करता है, देखिए यहाँ पे तीर का निशान दिया है ना, यहाँ पर ऐसे तीर का निशान, यही जो क्या करता है, पानी को ऊपर की ओर खींच रहा है और धीरे धीरे ये लगातार प्रक्रिया होती रहती है और जड़ों से पूरे पौधे के संपूर्ण भागों में पानी और खनिज लवण क्या होता है, चढ़ता रहता है, जिसको क्या कहते हैं, और एक बल जो कार्य करता है उसी को कहते हैं मूल दाब, रूट प्रेशर कहते हैं। धन्यवाद।